हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट का 16वां दिन है, जिसमें आज हम सेक्शन 138 से 154 तक चलेंगे और अगले टर्न पर एविडेंस एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते ही आप देखेंगे कि आप डे 12 से लेकर लगातार एविडेंस एक्ट पाएंगे ऑलमोस्ट डे 28 तक, और डे 1 से लेकर डे 11 तक आपको CRPC मिलेगी। कंप्लीट CRPC हमने 10 दिन में दी है और 1 दिन में हमने रिवीजन कराया है टोटल CRPC का। सबसे पहले हम देखें जो एविडेंस एक्ट की धारा 138 है। कल हमने 37 तक पढ़ा था, उसमें मुख्य परीक्षा के बारे में पढ़ाया था। अब 138 जो सेक्शन है वो कहलाता है परीक्षाओं का क्रम। तो परीक्षाओं का क्रम में क्या है, सबसे पहले क्या होती है, मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा के बाद अगर प्रतिपक्षी चाहे तो प्रतिपरीक्षा होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन। और अगर और प्रतिपरीक्षा के बाद वो पक्ष जिसने अपने साक्षी को बुलाया था वो पुनः परीक्षा कर सकता है अपने ही साक्षी की। कल भी पिछले टर्न पे भी ये बात बताई थी कि प्रतिपरीक्षा के बाद पुनः परीक्षा होती है। पुनः परीक्षा वो पक्षकार करता है जो साक्षी को बुलाता है। कहने का मतलब है साक्षी जिसके पक्ष में आया था वही मुख्य परीक्षा लेता है और वही पुनः परीक्षा लेता है। प्रतिपक्ष परीक्षा सिर्फ प्रतिपक्षी द्वारा की जाती है। फिर आगे बताई गई ये बात, जो मुख्य परीक्षा है और प्रतिपरीक्षा है, ये दोनों ही परीक्षाएं सुसंगत तथ्यों से संबंधित होती हैं, मगर प्रतिपरीक्षा का जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में सीमित क्षेत्रों तक प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतिपरीक्षा में सीमित रहना आवश्यक नहीं है। जिसमें कि साक्षी को मुख्य परीक्षा में प्रश्न साक्ष्य दिया था, जिस बारे में मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया था साक्षी ने, उसका विस्तार रूप से वर्णन कराया जाता है। किसमें? प्रतिपरीक्षा में। प्रतिपक्षी जो होता है लिमिट में रहते हुए और आगे तक के प्रश्न पूछता है, खुल के प्रश्न पूछता है, इसको कहते हैं प्रतिपरीक्षा। पुनः परीक्षा का क्या मतलब है? पुनः परीक्षा की दिशा जो होती है, पुनः परीक्षा में एग्जैक्टली होता क्या है? पहली बात तो पुनः परीक्षा उन बातों के लिए उन तथ्यों को इन बातों के स्पष्टीकरण से संबंधित होती है जो कि प्रतिपरीक्षा में पैदा हो गए हों, निर्दिष्ट हो गए हों, उत्पन्न हो गए हों या निर्दिष्ट किए गए हों। उसके अलावा पुनः परीक्षा में क्या होता है, जो पुनः परीक्षा चल रही है उसमें न्यायालय की अनुज्ञा से कोई भी ऐसी नई बात अगर आ गई है तो उस नई बात के बारे में प्रतिपक्षी जो होता है उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा भी कर सकता है। ठीक, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि पुनः परीक्षा हो रही थी, क्योंकि पुनः परीक्षा का काम ही है, उद्देश्य ही है कि वो क्या करे, स्पष्टीकरण करे हर उस बात का जो कि प्रतिपरीक्षा में उत्पन्न हुई है। इसीलिए अगर प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसी बात उत्पन्न हो गई है जिसका प्रतिपक्षी द्वारा संज्ञान लेना जरूरी है, तो वो क्या कर सकता है, उस साक्ष्य की अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकता है। फिर धारा 140 होती है। इसमें कहा गया धारा 140 में शील का साक्ष्य देने वाला साक्षी, तो जो भी शील का साक्ष्य देता है उस साक्षी की क्या होगी, प्रतिपरीक्षा की जा सकती है और पुनः परीक्षा की जा सकती है। ये बात बताई गई है धारा 140 में। फिर धारा 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 141 कहती है कि सूचक प्रश्न का वर्णन क्या है, धारा 141 में है। पूछा जाता है कि सूचक प्रश्न क्या होते हैं, तो सूचक प्रश्न हर वो प्रश्न है जो उस उत्तर को सुझाता है, बताता है, निर्देशित करता है जो कि कोई व्यक्ति उत्तर पाना चाहता है। मतलब हर वो प्रश्न सूचक प्रश्न है जिसके जरिए आप वो उत्तर जान जाएं जो आप जानना चाह रहे हैं, तो वो प्रश्न जो होता है वो सूचक प्रश्न होता है। फिर धारा 142 में बताया गया कि सूचक प्रश्न जो होना चाहिए, सूचक प्रश्न को आप क्या कहते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ये। 142 धारा में बताया गया कि सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए। तो सूचक प्रश्न क्या होते हैं, मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं अगर विरोधी पक्षकार जो है आक्षेप कर दे, उस पर कोई रुकावट लगाते, तो बिना न्यायालय की अनुज्ञा के आप क्या कर सकते हैं, सूचक प्रश्न नहीं पूछ सकते। कब? मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में।
मगर न्यायालय यूं ही किसी बात में आपको सूचक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा नहीं देगा। न्यायालय देख लेगा कि उन बातों के बारे में जो कि क्या हो, पहले न्यायालय देख लेगा कि उन न्यायालय के किन बात, मतलब ये प्रश्न आता है कि न्यायालय कब आज्ञा देगा सूचक प्रश्न पूछने की, कब, मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में। तो न्यायालय क्या करेगा, उन बातों के बारे में प्रश्न पूछने के बारे में अनुज्ञा दे सकेगा जो कि क्या है, इंट्रोडक्टरी टाइप की है, पुनः स्थापना के रूप में है, या निर्विवाद है, या न्यायालय की राय में पहले से ही पूर्ण रूप से साबित हो चुकी हैं। सिर्फ उन बातों के बारे में न्यायालय क्या करेगा, मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा देगा। फिर कब पूछे जा सकते हैं सूचक प्रश्न, ये बताई गई है धारा 143 में बात। और धारा 143 कहती है कि सूचक प्रश्न आप वृत्ति परीक्षा में पूछ सकेंगे। फिर धारा 144 पे आ जाए हम, लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। क्या मतलब है, अगर कोई बात लेखबद्ध कर ली गई है, लिखी गई है, किसी डॉक्यूमेंट में कोई बात लिखित में है और कोई पक्षकार जो है उस बारे में साक्ष्य देना चाह रहा है, तो प्रतिपक्षी जो होगा आक्षेप लगा सकेगा, रुकावट लगा सकेगा, न्यायालय से ये कह सकेगा कि जब तक ये दस्तावेज वो पेश ना कर दें जिसमें ये कह रहे हैं कि ये बात लिखी हुई है, तब तक इनके साक्ष्य को ना सुना जाए, तब तक इनको साक्ष्य देने की अनुज्ञा ना दी जाए। ये कहते हैं, ये कहलाती है धारा 144। धारा 144 और 145 को ध्यान से समझ लीजिए। धारा 144 में कहा गया है लेखबद्ध विषयों के बारे में, ठीक, और धारा 145 में कहा गया पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। तो क्या मतलब है इसका धारा 145 का, कि अगर पूर्वतन कोई चीज लिखी हुई है, लेखबद्ध कर ली गई है और उस व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा की जा रही है, लेखबद्ध कथनों के बारे में अगर किसी व्यक्ति की परीक्षा की जा रही है, तो ये पूछा जाता है क्या उस दस्तावेज को बिना दिखाए भी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें यही आपको बात याद रखना है कि पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा जो होगी, ऐसा लेख उस व्यक्ति को दिखाए बिना या ऐसे लेख के साबित हुए बिना भी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। मतलब वो ये नहीं कह सकता कि हमको लेखबद्ध कथन दिखाया नहीं गया था इसलिए हम सही थे, प्रतिपरीक्षा में सवाल का जवाब नहीं दे पाए। फिर आ जाइए आप धारा 146 पर। धारा 146 कहती है प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसको सिर्फ 3 पॉइंट में हमने समझा दिया क्योंकि बहुत लेंदी धारा हो जाती है, बहुत लंबा धारा हो जाती है, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए शॉर्ट में समझा दिया है। आपको याद रखना है कि प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न कब किए जाते हैं, तो ये समझ लें कि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा में निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनकी प्रवृत्ति, कहने का मतलब है न्यायालय क्या करेगा, प्रतिपरीक्षा में पहली बात तो विधि पूर्ण प्रश्न पूछने की अनुज्ञा देगा दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं को। और किन मामलों से पता लगेगा कि वो विधि पूर्ण प्रश्न है या नहीं है, ऐसा क्योंकि न्यायालय अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। इसलिए 3 बातों में इस पूरी बात को समझ लेना है। पहली बात तो उस मामले की सत्यवादिता या उस व्यक्ति की सत्यवादिता परखने के लिए, कि अगर उसे लगे कि इस न्यायालय को लगे कि ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं ये सत्यवादिता परखने के लिए आवश्यक हैं, तो वो विधिपूर्ण प्रश्न माने जाएंगे। दूसरी बात, ये पता चलाने के लिए या लगाने के लिए कि वो कौन है जो साक्षी आया है और उसके जीवन में उसकी क्या स्थिति है, कैसा व्यक्ति है, इन सबसे संबंधित प्रश्न भी पूछने की अनुज्ञा दी जाती है प्रतिपरीक्षा में। तीसरी बात, उसके शील को दोष लगाकर, चूंकि जो साक्षी आया है उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है। कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया है साक्षी से जो कि प्रश्न ऐसा है कि उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचा सकता है या उसकी विश्वसनीयता को क्या कर सकता है, दोष, उसके शील को दोष लगा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर कोई अधिवक्ता या दूसरा पक्षकार पूछता है और ऐसा कोई उत्तर उस व्यक्ति को प्रत्यक्षता या परोक्षता अपराध में फंसाएगा,
ऐसे भी प्रश्न पूछने की अनुज्ञा न्यायालय देगा। कहने का मतलब है अगर किसी के शील को दोष लगाना पड़े जो कि मामले के लिए ज़रूरी है या उत्तर पाने के लिए ज़रूरी है, या विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाना पड़े, या किसी अपराध को फंसाने के बारे में हो जो कि हमने आपको धारा 132 में पढ़ा चुके हैं पिछले टर्न पर, तो ऐसे प्रश्नों को पूछने को भी ये भी प्रश्न विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और उस ऐसे प्रश्नों की पूछने की आज्ञा क्या करेगा, न्यायालय देगा। अब इसमें परंतुक समझ लीजिए, क्योंकि परंतुक जोड़ा गया है 2013 में। इस परंतुक से बहुत इंपॉर्टेंट बात एक सामने आती है हम लोगों के। परंतु जहां अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की समस्त धाराओं, मतलब 376 ए बी बी ए बी बी और बी ए बी बी तमाम डी ई, ये 376 की जितनी भी धाराएं हैं इनसे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न न्यायालय में उठता है, कब कि उस महिला की सम्मति के बारे में, कि उसने सम्मति दी थी या नहीं दी थी, और पीड़िता कह रही है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, तो पीड़िता की जो औरत है, पीड़ित है, पीड़िता की प्रतिपरीक्षा के दौरान उसके साधारण अनैतिक आचरण या पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में कोई साक्ष्य ना तो दिया जाएगा और ना ही ऐसे प्रश्न पूछने की आज्ञा न्यायालय देगा। ये बात बिल्कुल समझ लें कि मतलब 3 बातें बताई थी कि कौन से विधिपूर्ण प्रश्न है और किन मामलों में न्यायालय समझेगा कि अनुज्ञा देगा, भले ही शील को दोष लगाकर हो, ये सब हो, मगर अगर केस 376 से संबंधित है तो महिला के अगर सम्मति का बात चल रही है तो ऐसे मामले में न्यायालय उसको पूर्व लैंगिक अनुभव या उसके अनैतिक आचरण के बारे में साक्ष्य देने के लिए पक्षकारों को मना कर देगा। फिर धारा 150 में आ जाइए। अगर धारा 150 कहती है युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे की जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। अगर फिर भी न्यायालय की अनुमति के बिना भी कोई व्यक्ति क्या करता है, अयुक्त प्रश्न पूछ लेता है किसी पक्षकार से या साक्षी से या किसी व्यक्ति से, तो उस अधिवक्ता की, उस वकील की शिकायत क्या होगी, उच्च न्यायालय में होगी, या फिर जहां पर वो अपना विधि व्यवसाय कर रहा है उससे संबंधित जो प्राधिकारी होगा उसके समक्ष ऐसे अधिवक्ता की शिकायत की जाएगी। 150 से पहले एक धारा आप 148 समझ लें, 50 पहले लिख दी थी इसलिए वो हमने पहले समझा दी। धारा 148 इंपॉर्टेंट है, ये कहलाती है न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाए और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। कहने का मतलब है अब इतना वो चला आ रहा है कि युक्त प्रश्न है कि नहीं है, या कलंकित करने वाले प्रश्न है या नहीं है, तो इन सब मामलों में क्या है, न्यायालय को अधिकारिता है कि वो निश्चय करे कि कौन से पक्ष किस हद तक पूछे जाएं साक्षी से और किस हद तक नहीं पूछे जाएं, ये सब डिसाइड करने का काम न्यायालय का है। तो न्यायालय एग्जैक्टली 4 बातों को ध्यान रखता है ये विनिश्चय करने में कि कौन से प्रश्न पूछे जाने चाहिए और कौन से नहीं पूछे जाने चाहिए। तो पहली बात तो है, पहली बात में न्यायालय अगर ये देखता है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न के उत्तर से मामले की जो निर्णय है या मामले का जो पैटर्न है या मामले की जो परिस्थितियां उन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे प्रश्न पूछने की अनुज्ञा वो देगा। क्योंकि अगर ऐसे प्रश्न को पूछने की अनुज्ञा नहीं दी गई, आज्ञा नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं निर्णय दूषित हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो न्यायालय को लग रहा है कि अनुचित है और खामखा लांछन लगाया जा रहा है किसी व्यक्ति पर, और ऐसा लांछन लगाने के बाद भी जो उत्तर मिलेगा वो न्यायालय के निर्णय के बारे में कोई मायने नहीं रखेगा, तो ऐसे उत्तरों को प्रश्नों को पूछने की अनुज्ञा नहीं देगा। फिर तीसरी बात में भी ये कहा, तीसरे पॉइंट में भी ये कहा गया है कि अगर शील को अगर किसी के शील के संबंध में कोई लांछन लगाया गया या उसकी विश्वसनीयता को दोष धक्का पहुंचाया गया या उसके शील को दोष लगाया गया और फिर कोई उत्तर पूछा गया और उस उत्तर को पूछने के बाद भी, उस प्रश्न को पूछने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मामले पर, तो ऐसे प्रश्न को न्यायालय नहीं पूछने देगा। फिर आखिरी बात की गई है कि न्यायालय ये भी अनुमान लगाएगा। देखिए हमने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, गंभीर प्रभाव अगर पड़ता है तो बिल्कुल अनुज्ञा है, अनुचित लग रहा है तो आज्ञा नहीं है,
प्रभाव नहीं पड़ेगा तब भी आज्ञा नहीं है। और उसके बाद आखिरी बात बता दी कि जो प्रश्न का उत्तर देने से अगर कोई इनकार कर रहा है साक्षी, तो न्यायालय ये भी अनुमान लगाएगा कि अगर ये उत्तर देता तो उस उत्तर का क्या मायने होते, किस तरह का उत्तर दिया जाता। ये सब बातें भी न्यायालय अपने विवेकानुसार अवलिखित करेगा, नोटिस करेगा, ध्यान में रखेगा। फिर आप आ जाइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 153, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। ये धारा कहलाती है सत्यवादिता। एक धारा 153 समझ ले, सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। पहली बात तो इस धारा का मतलब समझ लीजिए कि जो सही बात है उसको परखने के लिए प्रश्नों का उत्तर अगर किसी व्यक्ति ने दे दिया है तो उसके उत्तर का खंडन करने के लिए, साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए आप हकदार नहीं है, आपको मना किया जा। अगर किसी व्यक्ति ने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो अब उस उत्तर का आप खंडन नहीं करने लग जाएंगे, वरना मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है ये शब्द थोड़ा सा ध्यान से समझ लें आप, ऐसे ही शब्दों में लिखना है। जबकि किसी साक्षी से कोई ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वो उसके शील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और उसने उसका उत्तर दे दिया है, तो उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। कहने का मतलब है किसी साक्षी से आपने प्रश्न पूछा और प्रश्न इस तरह से आप पूछ रहे हैं कि उसके शील को आप क्षति पहुंचा रहे हैं और उसकी विश्वसनीयता को धक्का झकझोर रहे हैं आप बार बार, और विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं आप, गलत सलत तरीके से उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तब इतनी मुश्किल से उसने उत्तर दिया है, फिर न्यायालय कहता है कि उसके उत्तर का खंडन के लिए आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि उसने गलत उत्तर दिया है तो आप मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उस पर आरोप लगा सकते हैं। इस धारा 153 के दो अपवाद हैं। पहला अपवाद है कि यदि किसी साक्षी से पूछा जाए क्या वो इससे पूर्व किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ था और वो इसका प्रत्याख्यान करे तो उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कोई अपराधी है, कोई साक्षी है जो कि पहले भी दोष सिद्ध हुआ है किसी मामले में, और न्यायालय उससे न्यायालय का के अंदर जो अधिवक्ता है वो पूछता है कि पहले आपको दोष सिद्ध हुई है कभी, वो कहता है ना नहीं हुई है, प्रत्याख्यान भी मना कर देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। ये शब्द प्रत्याख्यान ऐसे ही लिखिएगा, प्रत्याख्यान मीन्स होता है मना, क्योंकि कुछ शब्द आपको एज इट इज लिखना होंगे, इसीलिए थोड़ा सा टफ लगेगा। तो आप वीडियो को 2-4 बार देखिए, आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। बेहतर तरीका हम बता चुके हैं कि पीडीएफ, चूंकि हर वीडियो जितने भी यूट्यूब पर हमारे वीडियो हैं सब पे पीडीएफ लगा हुआ है, पीडीएफ को डाउनलोड करिए फिर हमारे वीडियो को सुनिए तो आपको पूरा हमारा लेक्चर समझ में आएगा। इसका दूसरा अपवाद देख लें, एक अपवाद हमने पढ़ा दिया, दूसरा अपवाद है यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वो सुझाए हुए तथ्यों के प्रत्याख्यान द्वारा उत्तर देता है तो उसका खंडन किया जा सकेगा। कहने का मतलब है आपको लग रहा है कि वो ऐसा प्रश्न आप किए हैं जो आपको लग रहा है कि निष्पक्ष उत्तर नहीं देगा इस प्रश्न का, तो क्या कर सकते हैं, ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं, अगर वो उस बात के लिए मना कर रहा है जो प्रश्न पूछा गया है, तो आप उसके प्रश्न के जो वो उत्तर दे रहा है, प्रश्न का उत्तर दे रहा है, उस उत्तर का खंडन कर सकते हैं। इसको एक इस उदाहरण से समझ लें कि मान लीजिए कोई का से का है और का से ये पूछा जाता है कि उसके कुटुंब और खा के बीच का जो है अपने कुटुंब के बीच कुटुंब के विरुद्ध जो है साक्ष्य दे रहा है। यहाँ पर ये उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, इलस्ट्रेशन है ये बेयर एक्ट का ही, कि का से पूछा जाता है कि वो क्या उसके कुटुंब और खा के कुटुंब के बीच कुल बैर हुआ है, मतलब दो कुल हैं, एक कुटुंब का आदमी का है और दूसरे कुटुंब का आदमी खा है। तो होता क्या है, का से प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो आप साक्ष्य दे रहे हैं खा के विरुद्ध, तो क्या का और खा के बीच
आप लोगों के कुटुंब के बीच कभी क्या लड़ाई झगड़े हुए थे, बैर था आप लोगों का आपस में, तो यहाँ पर हो सकता है कि न्यायालय ये अनुमान लगाए कि अगर आपस में बैर था तो हो सकता है ये झूठी गवाही दे रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, का ये कह देता नहीं हम लोगों में बैर कभी आपस में नहीं था। तो यहाँ पर ये चांस बन रहा है कि का झूठ बोल रहा होगा, तो उसके चूंकि झूठ बोल रहा है ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि खा के कुटुंब के विरुद्ध गवाही दे रहा है का, तो हो सकता है एक दूसरे की कोई दुश्मनी रही हो और उसके विरुद्ध वो गवाही दे रहा है। तो पूछा गया तो उसने मना कर दिया। मना करने का मतलब ये है, हो सकता है बैर रहा हो आपस में। तो ऐसी बात का जो मना कर दी है उसका खंडन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, साक्ष्य को दे सकते हैं कि नहीं इनके बीच पहले भी लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में इन लोगों ने क्या किया था, एक दूसरे में दुश्मनी थी, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। ये यहाँ पर बात आपके समझने के लायक है। फिर आपकी आखिरी धारा है धारा 154। ये एग्जैक्टली धारा ये कहती है पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। ये धारा 154 एग्जैक्टली पक्षद्रोही साक्षी या हॉस्टाइल विटनेस की बात करती है। हालांकि पूरे एविडेंस एक्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हॉस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही जो साक्षी है वो कहाँ परिभाषित है, तो कहीं पर भी परिभाषित नहीं है पक्षद्रोही साक्षी। सिर्फ इसी धारा 154 को पक्षद्रोही साक्षी के टर्म में हम पढ़ते हैं, क्योंकि होता क्या है पहले इसको समझ लें। धारा 154 क्या है, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। पहली बात, पहली उपधारा देख लें, न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न करने की अपने विवेक अनुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है यूजली ऐसे प्रश्न जो प्रतिपक्षी करता है प्रतिपरीक्षा के दौरान, तो वही प्रश्न वो पक्षकार भी कर सकता है जो साक्षी को बुलाता है। एग्जैक्टली कब ऐसे प्रश्न करता है, जब वो साक्षी जो होता है पक्षद्रोही हो जाता है, झूठ बोलता है, सच बोलने का इच्छुक नहीं होता है। इन सब नामों से पक्षद्रोही साक्षी को जाना जाता है। तो कोई ऐसा साक्षी जो सच बोलने का इच्छुक नहीं है और वो न्यायालय के समक्ष आया है, तो चूंकि वो अपने ही पक्षकार के विरुद्ध गवाही दे रहा होता है, तो न्यायालय क्या करता है, अपने विवेकानुसार उस पक्ष को जिसने उसे बुलाया है ऐसे प्रश्न करने की आज्ञा देता है जो कि परीक्षा में प्रतिपक्षी द्वारा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही विरोधी हो गया है साक्षी। अब दूसरी उपधारा समझ लें, उसको बहुत ध्यान से समझ लें। इस धारा की कोई भी बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात व्यक्ति को ऐसी साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग पर निर्भर करने के हक से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो उस पक्षकार द्वारा पूछे गए हों जिसने उस साक्षी को बुलाया है, तो उसके प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए होंगे उन उत्तरों का भी वही साक्ष्य होगा जो कि जब वो पक्षद्रोही साक्षी नहीं होता तब होता। कहने का मतलब है पक्षद्रोही साक्षी हो जाने के बाद भी उसके साक्ष्य की कीमत कम नहीं हो जाती और उन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को निर्णय देने से वंचित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है पक्षद्रोही साक्षी से जो प्रश्न किए जाते हैं उनके उत्तरों के आधार पर भी निर्णय लिखा जाता है। इसी तरह का एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया था हरि और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस था। इस केस का सारांश ये है कि पक्षद्रोही साक्षी जो होता है वो सक्षम साक्षी होता है। बहुत सारे केस ऐसे आपके एविडेंस एक्ट में मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पक्षद्रोही साक्षी जो होता है वो सक्षम साक्षी होता है। यही धारा 155 की जो आपको अभी हमने 154 की उपधारा 2 पढ़ाई है, वो यही कहती है कि पक्षद्रोही साक्षी का भी साक्ष्य जो होता है मूल्यवान होता है और पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर भी सजाएं होती हैं। इन सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि चूंकि पक्षद्रोही साक्षी जो होता है वो बेचारे उसको कोई सुरक्षा नहीं मिलती है, उसका कोई संरक्षण नहीं होता है, वो स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को न्यायालय में नहीं कर सकता है, उसे धमकियां दी जाती हैं, उसको गंभीर उस पर आक्षेप लगाए जाते हैं। तो इस तरह से कभी कभार क्या होता है, गवाह डर के सहम के अपनी गवाही को बदल देता है
या सीधे सीधे किसी बात को नहीं बताना चाहता है। तो कहने का मतलब सारांश में ये है कि ये जो केस है हरि और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कहा गया है कि पक्षद्रोही साक्षी भी जो होता है वो सक्षम साक्षी होता है और पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य का मूल्य कम नहीं होता है, भले ही वो पक्षद्रोही हो गया हो। इस तरह से हमने आपको अनुमानित 15 धाराएं आज पढ़ाई। अगले टर्न पर आपका एविडेंस एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद सारे वीडियोस आपको लाइन से लगे हुए मिल जाएंगे। आज हमने अनुमानित आपको 138 से 154 धाराएं पढ़ाई हैं। ये मैटर सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जुडिशरी एग्ज़ाम जितने भी इंडिया में होते हैं उन सबके लिए, या AIBE एग्ज़ाम जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप LLB कर रहे हो और LLB करते करते आप जज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये मैटर पर्याप्त है। आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो आपका जान पहचान में हो, जो तैयारी कर रहा हो या तैयारी करने से संबंधित हो, तो उस सबको ये मैटर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।